तो वरना से मैं लक्ष्य के साथ मिलकर आपको किडनैप कर लूँगा। नहीं भाई, हम गलत काम नहीं करते। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी छोटी दिवाली एंड हैप्पी हॉलीडे होमवर्क। हैप्पी सैटरडे। सैटरडे आज हम विच चैप्टर? पॉप अप था वहाँ पे, फोड़ दिया हमने। चैप्टर विच वन? 11 नहीं 10। 10 तो फ्लूइड्स है। 11th क्लास। चैप्टर का नाम पीपीएम। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। में आज का टॉपिक वी विल कंटिन्यू इज convection and radiation. Conduction we have completed. आज हमें convection and radiation topics पढ़ेंगे। सब होमवर्क के डाउट्स को ले लो। आप सब ने पढ़ाने पे ध्यान देना ना, मुझे बोलना था। आप सब ने यदि सब्सक्राइब नहीं करा है, पूरी बात नहीं सुनी आपने। आप सब ने यदि 10 सब्सक्रिप्शन नहीं करे हैं, फेक अकाउंट से फेक अकाउंट है। हाँ, देखिए जरा। लेट अस स्टार्ट विद कन्वेक्शन। क्या होता है कन्वेक्शन, समझते हैं जरा। लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग। व्हाट इज कन्वेक्शन, समझते हैं जरा। ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स और molecules. Actual movement of atoms or molecules. Examples: most of the liquids heated by convection. Most of liquids heated from bottom is convection. किसी कंटेनर में, बकेट में, पतीले में वाटर या कोई लिक्विड धूप में रख देंगे और वो गर्म हो जाएगा, वो कन्वेक्शन नहीं है जी। उसमें उस तक हीट कैसे आई, वो रेडिएशन है। उसके बाद वो जो गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन नहीं, वो कंडक्शन हो जाएगा, वो कंडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट है ग्रेविटी। यू नो ग्रेविटी प्ले इट्स रोल इन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ग्रेविटी भी काम करती है। कैसे काम करती है कन्वेक्शन में ग्रेविटी, देखें जरा। Let us talk about the bonfire going to arrange in the end of November 2023, not 24. ठीक है? So be ready for that. अब bonfire you know well? Yes. bonfire में हमने आयरन रॉड को ऐसे उस एक एंड को उसमें हमने ऐसे फायर के अंदर इंसर्ट कर दिया। हम देखें कुछ देर बाद सारी रॉड हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। दिस इज कंडक्शन वी हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस। फायर के ऊपर हाथ कुछ डिस्टेंस पे ऊपर ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हॉटनेस फील होगी। दैट इज कन्वेक्शन। दैट इज
कन्वेक्शन। यू नो वन फायर के ऊपर हाथ रखेंगे तो बहुत ज्यादा हीट फील होगी, दैट इज कन्वेक्शन। और साइड में, उसके साइड में खड़े ऐसे नॉर्मली तो हमें बहुत तेज हीट फील होगी, बहुत तेज आंच लगेगी। यू कैन इमेजिन, दैट इज रेडिएशन। जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रेडिएशन। सो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कन्वेक्शन। तो वन फायर के ऊपर हाथ रखेंगे तो बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है, दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन में फर्स्ट वन इज नेचुरल कन्वेक्शन, second one is forced convection. What are the two? एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे मोस्टली थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, समझते हैं जरा। नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल्स आर बॉनफायर में ऊपर हाथ रखेंगे तो वैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यू नो, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ट्रेड विंड, मॉनसून तो सुना होगा, इंडिया की पार्ट में ज्यादा आता है। ये सारे जो विंड सेटअप होती हैं, अलग अलग विंड्स के नाम हैं, डिफरेंट एरियाज में अर्थ पे सेटअप होती हैं, दे आर ड्यू टू कन्वेक्ट, नेचुरल कन्वेक्शन में। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्या होते हैं समझते हैं जरा। दीज अकर्स इन कोस्टल एरियाज, यू नो कोस्टल एरियाज, हाँ जी, कुछ लेक के किनारे पर रहते हैं तो कोस्टल एरिया नहीं होगा, लेकिन इमेजिन, हाँ, ओशियंस के आसपास, क्योंकि लेक तो यहाँ बीपी में भी है ना, बड़ी बोल नहीं वहाँ पे लेक है तो कहीं सोचे कोस्टल एरिया है, हमारे यहाँ पे भी फिर सेटअप होगा, नाला है वहाँ पे जी। ये है ग्राउंड और ये है, मान लेते हैं, ओशियन में क्या है? वाटर, पानी, पानी चलेगा। ये कौन है जी? ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड कोस्टल एरिया की बात हो रही है। तो कोस्टल एरिया में जनरली क्या होता है समझे जरा। ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स वाटर की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डे टाइम की बात कर रहा हूं, इन डे टाइम वाटर को हीट होने के लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो उसे ज्यादा हीट चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। बट सन से जो रेडिएशन जितनी यहाँ उतनी यहाँ मिल रही है, तो वाटर को हीट होने में ज्यादा टाइम लग जाता है, जबकि ग्राउंड की स्पेसिफिक हीट कम होने से ग्राउंड जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे ही ये ज्यादा गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, यहाँ की सराउंडिंग एयर हीटअप होगी, ड्यू टू विच राइज कर जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से, हीट होने से एयर नियर द ग्राउंड राइजेस। जैसे यहां से एयर ऊपर जाएगी, यहाँ लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, यहाँ हाई प्रेशर है, सेम था पहले, यहाँ लो प्रेशर होते ही यहाँ ज्यादा हो गया, जिससे हाई टू लो एक विंड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम ओशियन टू ग्राउंड। जैसे यहां से विंड आएगी, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहां से विंड आ जाएगी, यहां से आएगी, यहाँ लो प्रेशर होगा, ये जो हॉट एयर है वो इधर चली जाएगी। इस तरह से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कब हो रहा है ये? डे टाइम में ऐसा होता है। यानी हम तो यहाँ पे हैं, बोट में यहाँ होंगे, वाटर में, या फिर ग्राउंड पे होंगे, हम यहाँ, तो यहाँ पे ओशियन टू वाटर एक विंड सेटअप हो जाती है, ऐसे प्रॉपर सेटअप बन जाता है। इट हैपन्स इन डे टाइम। ऐसे ही नाइट टाइम में ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। डेली ऐसा होता रहता है वहां पे, डे टाइम में ऐसे है, नाइट टाइम में
रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। सर तो एजुकेशनल ट्रिप सर प्लान कर दो। हाँ, एजुकेशनल ट्रिप प्लान करा जा सकता है। ओडिशा की, थाईलैंड रसिया की जगह यूक्रेन चलें? तो वहाँ पे तो है ही नहीं, कौन सा चलेगा? मोस्टली है बहुत प्रॉपर चाहिए ना हमें तो। प्रॉपर ही। अच्छा देखो जरा चलिए प्लान करते हैं बिल्कुल एजुकेशनल ट्रिप, ठीक है। एजुकेशनल ट्रिप पे गोवा पहुंच जाता थाईलैंड भी जाते हैं। अरे थाईलैंड बोल रहा था मैं। वहाँ पे तो मॉड्यूल भी कैरी करनी है। मॉड्यूल भी कैरी करनी है बिल्कुल, बीच तो होगी क्लास। ठीक है। होमवर्क नहीं लेकर करके आए तो फिर कॉल भी जाएगा, पेरेंट्स को कॉल भी जाएगा। हाँ, बीच पे क्लास होंगी वहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। डे टाइम में, नाइट टाइम में रिवर्स हो जाएगा, दैट आर लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इस तरह से सेटअप होती हैं। ऐसे ही कुछ रीजन ऑन अर्थ पे एक विंड सेटअप होती है जिनको ट्रेड विंड नाम दिया गया है। ऐसे इंडिया में सेटअप होता है मॉनसून, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है बस थ्योरेटिकली। व्हाट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन के एग्जांपल्स आर, देखें जरा, पंपिंग ऑफ हार्ट बाय ब्लड। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बायो के बच्चे नहीं हैं हमसे। वो गोवा पहुंच गए ना, क्या थाईलैंड पहुंच गए। पंपिंग ऑफ क्या लिखूं? ब्लड। पंपिंग ऑफ नहीं हार्ट सर। हार्ट बाय ब्लड। नहीं सर अब भी वही बोलो। तो थाईलैंड चले गए। हाँ सही बात। पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसी की वजह से हार्ट ब्लड को कॉन्टिन्यूसली हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है, जिससे ब्लड हमारे वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है। दैट फ्लोइंग ब्लड कैरीज हीट and maintains a constant temperature of our body. That's why we are warm blooded or cold blooded. warm blooded इसी वजह से है। ऐसे ही पूरी बॉडी में हीट फ्लो करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है, ठीक है जी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। वन मोर एग्जांपल, कूलिंग and heating systems. Cooling and heating systems in cooling and heating systems in centralized buildings. You know centralized buildings, जिनमें एसी वगैरह अलग से नहीं लगे होते, उनमें डक्ट लगे होते हैं जिन्हें बोलते हैं डक्ट, DUCT। डक्ट्स क्या होते हैं? बड़े बड़े फैन लगा देते हैं रूफटॉप पे। रूफटॉप पे बड़े बड़े फैन लगाते हैं और जहां से वो एयर को ब्लो करा रहे हैं उसके बीच में वाटर फॉल करा देते हैं, नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर, जिससे वो एयर ठंडी होके पूरी बिल्डिंग्स में से पाइपलाइंस के थ्रू पूरी बिल्डिंग्स में वेंट लगा देते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग्स में वो फ्लो करती रहती है, ब्लो करती रहती है, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। वो हमें मेंटेन कराना है कितना टेम्परेचर रखना है। उसी में विंटर्स में हॉट एयर पास करा देते हैं जिससे टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन रहता है। दैट आर सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग्स। उनमें एसी नहीं लगे होते। सेंट्रलाइज्ड एसी भी कुछ जगह होते हैं, हाँ कुछ जगह होते हैं, बट पूरी बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड यदि है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें तो डक्ट ही लगते हैं। और इसमें हालांकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में खर्चा ज्यादा आता है इनका, स्कूल्स में
हाँ बहुत जगह होते हैं, इनका खर्चा ज़्यादा आता है, बट ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। जैसे एसी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, हार्मफुल हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग में धीरे धीरे कम हो रहा है इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट है, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये महंगी, कॉस्ट ज़्यादा आती है इनकी। स्टार्टिंग में जो है सेट इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस मेंटेनेंस भी काफ़ी है। हाँ जी, तो दैट्स वाई कम यूज होते हैं। बड़े सेटअप में बड़ी बिल्डिंग्स है तो उनमें तो एक साथ बड़े बजट होते हैं, लग जाते हैं। ठीक है जी, दैट आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज लेट अस टॉक अबाउट रेडिएशन। हाँ जी, पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट कांस्टेंट टेंपरेचर कैसे मेंटेन करता है? एक बार फिर से बता दो। pumping of heart, पंपिंग pumping ऑफ ब्लड। of blood, वो कह रहा है आप भी वहीं पहुंच गए सर, है ना? आपको बुला के तो लाएंगे वापस। पंपिंग ऑफ ब्लड की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, बट साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है पंपिंग की वजह से, और वो हीट फ्लो के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है बाय कन्वेक्शन। जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वहां पे वो ब्लड मॉलिक्यूल्स के पास है, वो मॉलिक्यूल पूरी बॉडी में जहां भी जाएंगे वहां हीट ट्रांसफर कर देंगे उसको, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। इसलिए हार्ट को कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ता है। लेट अस टॉक अबाउट रेडिएशन में क्या होता है जी। देखें जरा, रेडिएशन is the fastest mode of heat transfer. In this method, heat is transferred with the speed of light. What is speed of light? 3 lakh kilometer per second. 3 into 10 power 8 meter per second. कैसे होता है देखें जरा। It is transfer of heat from one place to another by electromagnetic radiations, electromagnetic waves, without heating intervening medium. इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब बीच में जो मीडियम है, हीट यहां से यहां ट्रांसफर करनी है, डायरेक्टली वहां जाएगी, जो बीच में मीडियम उसको हीट एक्सचेंज नहीं होगी। दैट इज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो दैट्स व्हाई नेम्ड रेडिएशन। दिस इज फास्टेस्ट मोड, फास्टेस्ट वे of heat transfer. तो इसका प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है सर? प्रैक्टिकल अभी करते हैं सर। हीट विद व्हाट स्पीड? दैट इज हीट इज ट्रांसफर्ड विद स्पीड ऑफ लाइट। इन दिस मेथड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट कितना है? कीप साइलेंस एवरीवन। प्रिया मैडम बताना व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते बोला मैंने पूरा बताया। वो भी आपके साथ पहुंच गए। देखें जरा, अब मैं जाऊंगा तो वहां से मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, आप घर से अपना, ठीक है? साफ नहीं ले पाएगा जी सर। Which radiations are used to transfer? Which electromagnetic radiation are used in this method? Electromagnetic radiations used in this method to transfer heat are
विच वन? Infrared. इंफ्रारेड रेज, IR रेज, नाम सुना है? Yes, sir. इंफ्रारेड रेज या वेव्स या रेडिएशन, ऑल्सो नोन एज इंफ्रारेड रेज, और इनको थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। थर्मल रेडिएशंस दैट आर, इनके यूज क्या है, कहां कहां यूज होती हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात हो रही थी। यू नो टीवी और एनी अदर रिमोट, नाम सुना है? रिमोट में हम जैसे ही कोई भी नंबर प्रेस करते हैं, जैसे एसी का रिमोट है, इसमें प्रेस करते हैं तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं, जो वहां सेंसर लगा हुआ है हीट रेडिएशंस के लिए, वो सेंसर उसको सेंस करके वही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर देता है। कोरोना काल में अभी पीछे आपने देखा होगा, जैसे कहीं भी मॉल में गए या स्कूल में गए या कोचिंग में आए तो वहां पे एक ऐसे गन लगा देते थे, है ना? हाँ। तो वो क्या है? टेम्परेचर इसे बोलते हैं इंफ्रारेड स्कैनर, IR स्कैनर, उस पर लिखा होता है। टेम्परेचर स्कैनर है, जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है वो बता देगा। मेटल जो मेटल स्कैनिंग के लिए यूज की जाती है वो हाँ, इसी पे। बिल्कुल सर। नहीं, मेटल स्कैनिंग के लिए एक्सरेज होती हैं, मेटल स्कैनिंग में अलग होती है, एक्सरेज होती हैं, उसमें कि मेटल फ्लॉ नहीं है, कोई होल नहीं, कैविटी नहीं, उसके लिए अलग होती है एक्सरेज। ये होती हैं टेम्परेचर स्कैनर में, IR स्कैनर में। इंफ्रारेड टेम्परेचर स्कैनर और भी कहीं यूज होती हैं। नाइट विजन कैमरा हमने नाम सुना होगा, सभी फोन में ऑप्शन होता है। नाइट विजन कैमरा भी इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए ही सेंसिटिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग इमेज बनाता है। इस तरह से यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर कुकर, ये सब में infrared radiation is like, let us talk about the infrared radiations in winters or summers when we face direct sunlight, तो हमें hotness फील होती है, धूप में खड़े हो डायरेक्ट सनलाइट में तो hotness फील होगी, हमें वार्मथ फील होगी। that is not due to white light, व्हाइट लाइट की वजह से नहीं है। व्हाइट लाइट के साथ साथ सन से इंफ्रारेड रेडिएशन भी एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, दे कैरी हीट। इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर हीट होती है, उनकी वजह से यहाँ अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। यदि जैसे अल्ट्रावायलेट रेज ऊपर ही रह जाती है एटमॉस्फेयर अंदर, ओजोन लेयर अंदर नहीं आने देती, ऐसे भी इंफ्रारेड रेडिएशन भी अंदर नहीं आती तो दिन निकलता, व्हाइट लाइट आती, बट यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, लाइक इन द स्पेस। एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, बट यहाँ नहीं, ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। हाँ सर। सर्दियों में कम आती है इंफ्रारेड। सर्दियों में इंफ्रारेड रेज कम नहीं आती, डिस्टेंस बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। व्हाइट लाइट तो सेम ही आती है। व्हाइट लाइट सेम नहीं आती सर, उसमें भी डिफरेंस होता है। Luminescent इंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। देखें जरा। हाँ सर। luminescent density ना, वो उसका रीजन है सीजन्स की, समर विंटर सीजन आते क्या है, तो आते क्यों हैं, वो फिनोमिना हमें समझना पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा मैं किस चैप्टर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में। तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सर पढ़ लेना, नीड हो तो, नहीं तो रहने देना। तो रहने दे। हाँ, रहने देना। 5 मिनट की वीडियो देख लिया। जी सर। सो देयर आर स्पेस में इंफ्रारेड नहीं होती, स्पेस में होती हैं, फिर वहाँ का टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर कम क्यों रहा है? कम क्यों है, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस वहाँ पे किसके पास, जैसे यहाँ टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, सन से इंफ्रारेड रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई, अर्थ के सरफेस पे आई,
अर्थ के सरफेस ने उनको एब्जॉर्ब किया, अर्थ का सरफेस हीटअप हो गया, गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया। और यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बट स्पेस में तो मॉलिक्यूल्स कुछ है ही नहीं, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? सो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, वो एब्जॉर्ब करेगा, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टेम्परेचर नेगेटिव में बहुत कम होता, सर इसलिए मरकरी बहुत ज़्यादा कम होता। तो इसलिए मरकरी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं है सर, वीनस का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अर्थ के पास में है। नहीं सर, सर मरकरी वीनस का तो दूर है, एटमॉस्फेयर मरकरी नहीं है। बहुत पास है। मरकरी पास लेकिन टेम्परेचर लेकिन ज़्यादा एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल। मून का टेम्परेचर भी बहुत कम है क्योंकि वहाँ भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो दीज आर द रेडिएशन एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एग्जाम्पल यूजेस ऑफ रेडिएशन मेथड। इसमें छोटे छोटे टर्म्स हमें पढ़ने हैं। लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। लाइक वन इज reflectance, represented by small r. Another is absorptance, represented by small e. And the next one is transmittance. अभी कुछ टाइम पहले किसी बच्चे ने मुझे कहा था good absorbers are bad reflectors, ऐसा कुछ किसी ने शायद पूछा था मेरे से, तो वो यहाँ है वो टर्म, समझते हैं जरा। Let there is a surface on which a radiation is incident. This radiation has an energy equals to E. Radiation की एनर्जी कितनी है? E. A part of this radiation is reflected, a part is absorbed, and another part is transmitted by the body. किसी भी सब्सटेंस पे कहीं भी हम रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट उसके अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा। That is, so what is total energy? E. Reflected energy is let capital R. Absorbed energy is let capital A. Transmitted energy is let capital T. What is capital R? Energy that is reflected, यानी reflected energy is absorbed energy. And T, transmitted energy. That is, what is reflectance? Reflectance is the reflected energy divided by total energy. टोटल का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज रिफ्लेक्टेंस। व्हाट इज एब्जॉर्प्टेंस आर्यन? क्या लिखूं? एनर्जी ए यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय टोटल एनर्जी। व्हाट इज ट्रांसमिटेंस? हर्ष? ए बाय T by E, transmitted energy divided by total energy. इन तीनों का सम reflectance plus absorptance plus transmittance, तीनों का सम is always 1. This is, क्यों जी? क्योंकि टोटल एनर्जी इन्हीं की फॉर्म में होगी। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर से रेडिएशन पास नहीं होगी, यानी ट्रांसमिटेंस 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? रिफ्लेक्टेंस एंड एब्जॉर्प्टेंस। ये 0 हो गया जी। अच्छा रिफ्लेक्टर है तो बैड एब्जॉर्बर होगा, क्योंकि ये 0 कर देंगे, इन दोनों का सम 1। ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, दोनों का सम 1 रहेगा। दैट इज, छोटे छोटे स्टेटमेंट हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज, what do you mean by perfectly
ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे बोलेंगे? देखें जरा, अली बता रहे हैं। हाँ सर बताओ। नहीं आप बताओ सर। मतलब जो सारी अब्जॉर्ब कर ले और वो ना करे, रिफ्लेक्ट ना करे। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे सर, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। हाँ थोड़ा सा करेक्शन की नीड है। देखें हाँ समझे जरा। What is perfectly black body? The body which absorbs all possible radiations when cooled. जब उसे ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो सभी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। एंड एमिट्स ऑल रेडिएशंस, कब होगा ऐसा? व्हेन हीटेड, हीट करेंगे तो ऑल रेडिएशंस को वो एमिट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज नेम्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। Perfect example of perfectly black body is sun. क्यों? आज सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हीटेड है, सो वो ऑल पॉसिबल रेडिएशंस एमिट कर रहा है। इन फ्यूचर जब भी उसमें सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो रुक जाएगी। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टॉप्स तो सन का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर किसकी वजह से? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे ही रुकेगी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जैसे ही जब उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वो ऑल पॉसिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, कम होगा तो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अभी टेम्परेचर ज्यादा है सो एमिट कर रहे हैं, जब भी टेम्परेचर कम होगा तो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। आसपास से जितनी भी रेडिएशन आएंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट्स व्हाई। बट ऐसा होने में देयर आर फ्यू मिलियन ईयर्स, सो दैट्स व्हाई वी आर सेफ, है ना। ये रिएक्शन रुक जाएगी तो अर्थ पे रेडिएशन आनी बंद हो जाएंगी, व्हाइट लाइट आनी बंद हो जाएगी, तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा फ्यू मिलियन ईयर्स के बाद होना है, सो वी आर सेफ। ठीक है, दैट इज। फर्दर एग्जांपल्स, जैसे हम बोले कोई भी कलर, जैसे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, मतलब इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेकिन ये व्हाइट में से ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया, हमें दिखाई दे रहा, बाकी सब कुछ ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो वी आर गेटिंग परफेक्टली ब्लैक बॉडी। व्हाइट बोर्ड में सारी लाइट, व्हाइट लाइट सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो व्हाइट हो जाता है। ब्लैक कलर जो सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सर व्हाइट लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करके, चाहे वो बहुत लो टेम्परेचर पे हो या हाई टेम्परेचर। हाँ, व्हाइट हमें अपीयर हो रहा है, मतलब ऑल कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। देखें जरा, यहाँ पे है एक लॉ नॉन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और वेन्स लॉ। ये क्या कहते हैं? देखें जरा, इट स्टेट्स दैट wavelength of radiation having maximum intensity, intensity यानी brightness, वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, that is represented by lambda मैक्स। अक्सर हम मिस्टेक करते हैं,
लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ समझ लेते हैं, विच इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है? वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस यानी पावर सबसे ज्यादा है, वो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर है, टाइम की बात नहीं हो रही है, टाइम तो अभी है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज b, सो फॉर्मूला बनना लैम्डा मैक्स इक्वल टू b by t। what is B? What is b? b is Coefficient of Brightness. radiation. a proportionality constant known as Wien's constant. Its value is 0.002898 मीटर केल्विन है, मिली केल्विन नहीं है, डैश लगा दे रहा हम तो 3 × 10⁻³ यूज करेंगे। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा सर। क्यों सर? ये मीटर केल्विन है, डैश लगा देना मैंने, मीटर केल्विन है, बहुत गंदी आएगा। दैट इज। हाँ, वैसे गिवन मिलेगा एग्जाम में। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है जी, समझे जरा। एक एग्जांपल लेंगे, यू नो विबग्योर, वेवलेंथ ज्यादा किसकी है सबसे ज्यादा? रेड एंड वायलेट। वेवलेंथ, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। देखें जरा, हम कैसे पता लगाते हैं कि सन का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किसी स्टार का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके लिए हम क्या देखते हैं, 24/7 राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर रिसर्च लैबोरेटरीज में स्टडी करते रहते हैं स्पेस में। यानी किसी डिवाइस को हमने किसी स्टार पे फिक्स कर दिया, उसकी लगातार स्टडी करते रहते हैं। एक साइंटिस्ट लगा हुआ है, वो हटेंगे तो दूसरा साइंटिस्ट आ जाएगा, तभी वहां से हटेंगे। वो लगातार स्टडी करते रहते हैं। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने देखा द कलर ऑफ लाइट, आर यू लिसनिंग, कलर ऑफ लाइट coming from a star, color of light coming from a star turns blue from orange after few months. कुछ महीने बाद, कुछ ईयर्स के बाद वहां से लाइट आती है, उसका कलर ऑरेंज से ब्लू हो गया है। What happens with wavelength? डिक्रीज हो गई है। इधर वेवलेंथ ज्यादा है, उधर कम है, तो वेवलेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई है। यानी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। यानी उस स्टार का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस स्टार का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है, ऐसे पता लगा। और वो 2 दिन में नहीं होता, 2 महीने लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। कलर में जो चेंज होता है, थोड़ा सा भी चेंज होगा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ऑरेंज से थोड़ा सा भी येलो की तरफ जाएगा, वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि सर जो बॉडी है सर वो थोड़ा पास आ गई हो। हाँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फिर उसके लिए अलग प्रोसेस है, डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं, पास आ रही है दूर जा रही है वो देखते हैं। उसके लिए वेव्स में आएगा, हाँ, तो काट दिया नहीं, होगा। उसके लिए कितना वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, उससे पता चलता है कि पास आ रही है दूर जा रही है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो काट दिया। पढ़ेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कौन सा लॉ? नेक्स्ट इज स्टीफन्स लॉ। क्या है स्टीफन्स लॉ, देखें जरा। इट स्टेट्स दैट एनर्जी or heat energy emitted per unit area, per unit area per unit time. Heat energy emitted per unit area per unit time
by a perfectly black body, by a perfectly black body is directly proportional to temperature की power 4. टेम्परेचर की पावर 4 में टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट यानी टेम्परेचर टेकन इन केल्विन. हीट एनर्जी डेल्टा क्यू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 में डेल्टा स्मॉल टी इज टाइम, कैपिटल टी इज टेम्परेचर. Proportionality constant is sigma t की power 4. Sigma is known as Stephen's constant. इसकी वैल्यू 5.67 into 10 की पावर -8 या 7 8. ठीक है. यूनिट देखें जरा इसमें. हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बोलते हैं कंप्लीट को, और इसमें हीट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर. एनर्जी अपॉन टाइम पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी. कंप्लीट हो जाएगा इंटेंसिटी. यूनिट क्या होगी देखें जरा सभी. ये नंबर बताएं जरा. व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? डेल्टा क्यू क्या है? क्यू हीट. डेल्टा स्मॉल टी क्या है? ए. कैपिटल टी सिग्मा वैल्यू 5.6 यहाँ ध्यान होना चाहिए प्लीज. हाँ जी, दैट इज नॉट ए स्टीफन्स लॉ. ध्यान दें. दिस इज फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी. और अदर बॉडीज में इसमें चेंज करेंगे. फॉर अदर बॉडीज सर जूम पे क्लिक करना पड़ेगा अरे वो zoom पे ही था यार. सर एक फिगर बस. फॉर अदर बॉडीज देखिए जरा थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे हम. फॉर अदर बॉडीज क्या चेंज आएगा? हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4. एक नया कांस्टेंट आ गया. इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज नेम्ड एमिसिविटी. एमिसिविटी ऑफ द बॉडी यानी एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी गिवन मिलेगा. ये एप्सिलॉन यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी है, बट फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इट्स वैल्यू इज 1. सो 1 को लिखिए या ना लिखिए. ठीक है. फॉर अदर बॉडीज कितनी उसकी एमिसिव पावर कितनी हमें गिवन मिलेगी. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी is kept in a room or surroundings of temperature T0, तो क्या चेंज आएगा? हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4. व्हाट इज टी नॉट? टेम्परेचर ऑफ surroundings or room. Temperature of surroundings or room. इसी से हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन. सरफेस टेम्परेचर ऑफ
सन। जल्दी से कंप्लीट करो जी, फिर हम थोड़ा सा और इसमें से सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे इसका।